वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। टुडे वी विल स्टार्ट मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो एक थ्योरम से पढ़ेंगे और उस थ्योरम का नाम है रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, कोई भी थ्योरम इस दुनिया में तुम पढ़ते हो तो उस थ्योरम में दो पार्ट्स होते हैं, एक कंडीशन और एक उसका निष्कर्ष। ठीक है, असर्शन। जब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो जैसे कि अगर हम बोले कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो रोल्स थ्योरम में हम लोग क्या करेंगे, ये एक थ्योरम है जिसमें ये थ्योरम क्या बोलता है, इफ f of x be a real valued function such that अब इसमें तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन ये कि अगर f of x एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो अगर ये such that कि it is continuous in A to B। ठीक है, और दूसरी बात such that, एक काम करते हैं, it is continuous in A to B, और दूसरा डिफरेंशिएबल इन A to B। ठीक है, एंड जो थर्ड पार्ट है f of A इक्वल टू f of B। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन देयर एग्जिस्ट अ C बिलोंग्स टू A टू B, माने A और B के बीच में C एक ऐसा नंबर होगा such that f dash C इक्वल टू 0। ठीक है, f dash C इक्वल टू 0। अब अभी तक तुमको शायद समझ में नहीं आया कि ये थ्योरम है क्या। तुम सबसे पहले कंसीडर कर लो, अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इसी फंक्शन पे बात चल रही है, और ये फंक्शन कैसा है, रियल फंक्शन, और कंटिन्यूअस है a टू b में, और डिफरेंशिएबल है a टू b में। तो अब ये फंक्शन, तो अब इस फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं। तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो मान लो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन गया, कहीं पे a होगा और कहीं पे b होगा। तो हम मान लेते हैं a यहां पे है और b यहां पे है। हम जो a b माने हैं एक स्पेशल केस की तरह माने हैं, हॉरिजॉन्टल है, देखो मतलब a पे वैल्यू और b पे वैल्यू सेम होना चाहिए, ऐसा उसने बोल रखा है। और इस ग्राफ को देख के ऐसा भी महसूस हो रहा है कि a से b के बीच में ये ग्राफ कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी, तो वो होना भी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो एक पॉइंट C जरूर मिलेगा जहां पे f डैश C 0 हो जाए। इसका क्या मतलब है कि C पॉइंट पे उस पॉइंट का डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 आएगा। इसका और क्या मतलब है कि वहां पे एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनना चाहिए। किसी पॉइंट का डिफरेंशिएशन 0 है, इस बात का क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये होता है कि वहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिल गया, ये वो पॉइंट है C जहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस टेंजेंट का स्लोप जो है वो 0 आ जाएगा। अब इसी चीज को लिखने का एक और तरीका क्या है कि f डैश C इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉइंट C है। समझ रहे बात को? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दो कि
देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ सी, एटलीस्ट अ सी, एटलीस्ट वन सी, एक सी ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, सुंदर लिख देते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, एक सी ऐसा जरूर होगा ए और बी के बीच में कि ऐसा हो जाए, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए जैसे कि मान लो हम कर कुछ ऐसा बना दे, ठीक है, और इस बार हम मान लो इस वाले पॉइंट को ए बोल दे रहे, तो इसी के ये वाला पॉइंट बी हो गया। तो देखो ये भी ए, ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे, ए और बी के बीच में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन सेम है। तो यहाँ पे तो ऐसा ऐसा तीन तीन पॉइंट है, ये C1 मान लो, ये C2 मान लो और ये C3 मान लो। तो तीन ऐसा पॉइंट है जहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पॉसिबल है। अब तुमको समझ में आ गया कि थ्योरम क्या है। पहली बात तो ये थ्योरम, अगर तुमको ये थ्योरम जो पढ़ रहे हो इसमें तुमको डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी जो चैप्टर पढ़ाए थे उसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर वो नहीं है तो फिर ये देख के कोई फायदा नहीं, पहले उस लेक्चर को देखो तब इस लेक्चर को देखना। ये थ्योरम क्या करता है, एक बार फिर से हम समराइज कर देते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जैसे कि ये है और वो ए से बी में कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है और ए और बी पे वैल्यू बराबर है, तो अगर सोचो ये यहां जाएगा तो उसको एक जगह मुड़ना पड़ेगा, और जहां अब डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या कि इस तरह से नहीं मुड़ सकता, शार्प कॉर्नर नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहाँ पे डिफरेंशिएबल, जैसे ग्राफ में जब ऐसा कॉर्नर बनता है ना तो वहां पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब टर्न करना पड़ेगा, तो वो स्मूथली टर्न करेगा, ऐसा शार्प पॉइंट बनाते हुए टर्न नहीं करेगा। तो इस वजह से ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है कि ये ए टू बी कंटिन्यूअस है और ये ए और बी पे बराबर है और डिफरेंशिएबल भी है, तो इसको मुड़ना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे टेंजेंट जीरो होना ही चाहिए। तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक से ज्यादा हो गया, लेकिन ये थ्योरम का कहना है कि कम से कम एक ऐसा जरूर होगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं उसको हम बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखो इस पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इतना इन इतना। अब सोचो रोल्स थ्योरम इस पे मतलब इस पे एप्लीकेबल है कि नहीं, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई कब होगा, जब वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। डिफरेंशिएबल होना चाहिए और गिवन इंटरवल कितना दे रखा है 2 से 3, तो 2 से 3 में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए और 2 और 3 पे वैल्यू सेम भी होना चाहिए। तो अब हम यहां पे लैंग्वेज लिख सकते हैं कि क्लियरली f of x is differentiable and continuous in 2 to 3 because a polynomial function is always differentiable and continuous। ये स्टेटमेंट लिख देना। तो हमको पता है, हम लोगों को पता है ये बात कि f of x अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमेशा ही डिफरेंशिएबल होगा तो और कंटीन्यूअस भी होगा। तो 2 से 3 में तो होगा ही होगा ना, जब हमेशा है तो 2 से 3 में भी होगा। तो दो कंडीशन तुम ये स्टेटमेंट लिख के समझा दिए। अब सवाल ये है कि 2 और 3 पे वैल्यू कितना होगा ये अपने को पता करना पड़ेगा। तो 9, अच्छा ऐसे भी लिख दो,
नाउ एफ ऑफ 2 निकालिए। तो एफ ऑफ 2 के लिए क्या करोगे, पुट कर दोगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया -5 इंटू 2 और +6, ये 4 है ये 6 है तो 10 हो गया और ये भी 10 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। एंड एफ ऑफ 3 पुट कर दो, 3 स्क्वायर -5 इंटू 3 +6, तो ये 9 6 15 और ये 15 0 हो गया। तो ऑल्सो एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 3, ठीक है। सिंस एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ x कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है एंड एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 3, hence Rolle's theorem is applicable here। वो वेरीफाई करने के लिए बोला था तो हम वेरीफाई कर लिए कि रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा यहाँ पे एक और बात बता दे, जैसे कि मान लो ये तो साबित हो गया कि वो एप्लीकेबल है यहाँ पे, लेकिन वो पॉइंट कितना होगा जहां पे जैसे कि c की वैल्यू क्या होगी, जैसे 2 3 है ना, तो 2 3 है तो 2 3 के बीच में एक c होना चाहिए ना, जिसके वजह से वो f डैश c 0 होना चाहिए, तो c क्या है, अगर वो निकालना है तो आप आगे बढ़ सकते हो और लिख सकते हो कि f डैश x निकाल दो तो कितना हो जाएगा 2x - 5। अब इसको 0 कर दो तो 2x - 5, तो x की वैल्यू यहां से 2.5 आ गई, ठीक है। देयरफॉर f डैश 2.5 जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो 2.5 बिलोंग्स टू 2 से 3, 2 से 3 के बीच में जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट भी लगा होगा तो चलेगा। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ c for which f dash c equal to 0 is c equal to 2.5। तो इस तरह से वो पॉइंट भी निकाल सकते हो जहां पे वो 0 होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। नीचे नहीं दिख रहा था तो फिर से लिख देते हैं कि f dash c equal to 0 at c equal to 2.5 f dash c equal to 0। आई होप अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एग्जाम में जो पूछने की टेंडेंसी है वो पॉलिनोमियल फंक्शन दे के ही पूछता है ज्यादातर समय, इसलिए हम पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला नंबर 2 का फर्स्ट नंबर, तो 2 का फर्स्ट नंबर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि f of x is clearly a polynomial function, hence it is continuous and differentiable everywhere, hence it is continuous and differentiable in 1 to 3। तो ये अब हम लिख नहीं रहे। तो दो कंडीशन, जो रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन था उसमें से 2 तो सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड वाला देख लेंगे कि 1 और 3 पे वैल्यू सेम होना चाहिए, तो 1 और 3 पे वैल्यू सेम है कि नहीं, इसकी वजह से हम क्या करें कि f1 निकाल लेंगे। तो f1 निकालोगे तो 1 स्क्वायर - 4 इंटू 1 प्लस 3 0 है। एंड f ऑफ 3 भी निकालो तो 3 का स्क्वायर - 4 इंटू 3 प्लस 3 12 हो गया, 9 और 3 12, तो ये भी 0 हो गया। हेंस
रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर। अब तुम लैंग्वेज लिखना, एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझा दी तो तुम लिख लोगे। अच्छा, अब वो पॉइंट भी निकालो, अगर 1 और 3 के बीच में वो पॉइंट भी होना चाहिए जहां पे f डैश 0 होता है, तो उसको भी निकाल सकते हो। नाउ f डैश x इक्वल टू कितना होगा 2x माइनस 4। अब इसको 0 कर दो, तो इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आएगी, 1 और 3 के बीच में 2 निकल के आएगा। ठीक है, अब 2 का 2 देख लेते हैं। अगेन ये भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है, तो इसको भी तुम लिख देना, लैंग्वेज लिखना सिखा दिए। अब f ऑफ 1 निकालना है तुमको, तो क्या करोगे 1 रख दो, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, तो ये 0 हो गया। क्लियर, रूट्स है ना इसका 1, तो होगा ही। एंड f ऑफ 4 होगा कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4, 16 और 4 20, और ये भी 20, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। तो यहाँ पे भी 0 आ गया, मतलब कि f ऑफ 1 और f ऑफ इक्वल टू f ऑफ 4 आ गया। तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है यहाँ पे। ठीक है, अब वो c कितना होगा, तो उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए तुम f डैश नाउ जो देखिए होगा, नाउ f डैश x वो कितना हो जाएगा 2x माइनस 5। अब इसको 0 करोगे, तो 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2.5 करके देख लेना, और यहां से x का वैल्यू कितना था 2 आया था। ठीक है, तो यही है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है यूजिंग रोल्स थ्योरम फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व इतना x बिलोंग्स टू -1 to 1 वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब सोचो, अगर रोल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके यहाँ पे हमको पॉइंट निकालना है जहां पे ये कर्व का टेंजेंट होता है पैरेलल टू x एक्सिस होता है, तो पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब यही हो गया ना कि टेंजेंट x एक्सिस माने टेंजेंट का स्लोप 0 होना चाहिए। तो ये घुमा फिरा के वही बात बोला है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि वहां पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप 0 होगा। तो ये प्रूफ करना है, तो पहले रोल्स थ्योरम उस पे एप्लीकेबल भी तो होना चाहिए। तो फिर से तुम लिखोगे यहाँ पे कि क्लियरली y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो गया। अब तुमको चेक करना पड़ेगा -1 to, अब उसके बाद लिखोगे ऑल्सो, उसके बाद ऑल्सो f ऑफ -1 कितना हो जाएगा 16 माइनस -1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 15। ठीक है, और f ऑफ 1 भी क्या आ जाएगा 16 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये भी हो गया 15, मतलब f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1। अब लिखोगे हेंस दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर। तो उसके बाद तुम क्या करोगे, अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो यहां से dy बाई dx निकाल दो, तो dy बाई dx निकालोगे तो 0 माइनस 2x हो गया। अब इसी dy बाई dx को 0 कर दो, तो x का वैल्यू कितना आ गया 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 0। लेकिन याद रखो पूछा क्या है तुमसे, वो पूछा है फाइंड द पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो x इक्वल टू अगर 0 लिख दिए तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि पूछा जो है वो तो तुम बता ही नहीं, वो तो तुम उससे पूछा पॉइंट कितना होगा ना, तो y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो नाउ y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 0 स्क्वायर, क्योंकि x जब 0 है तो y कितना हो गया 16। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0,16, ये आंसर आएगा। आई होप तुमको समझ में आया होगा। जितना लैंग्वेज लिखना चाहिए उतना हम लिखे नहीं है, क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चन में हमको बता चुके कैसे लिखना है। ठीक है, ज्यादातर समय ये पॉलिनोमियल वाला ही क्वेश्चन पूछता है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो बाई चांस तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए।
नेक्स्ट थ्योरम है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको एलएमवीटी के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरम और रोल्स थ्योरम एक जैसा ही थ्योरम है, बल्कि ये मानो कि रोल्स थ्योरम इसी का एक स्पेशल केस है, ठीक है। लेकिन रोल्स थ्योरम पहले आया था, ये बाद में आया था, तो इसलिए उसको पहले हम पढ़ा दिए, ठीक है। लेकिन वो जो थ्योरम था रोल्स थ्योरम, इससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये तुमको अभी स्टेटमेंट देख के तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो तुमको पक्का समझ में आ जाएगा। अब ये क्या है देखो ध्यान से, इसमें वही लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, फंक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, फंक्शन सच दैट इट इज, पहली बात कंटिन्यूअस इन ए टू बी, और दूसरी बात चलो नीचे लिख देते हैं, कंटिन्यूअस इट इज, पहली बात कंटिन्यूअस इन ए टू बी, एंड दूसरी बात डिफरेंशिएबल in A to B, then there exists at least one C belongs to A to B such that f dash C equal to f of b minus f of a, b minus a। शायद कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, लेकिन देखो ध्यान से तो तुमको समझ में आ जाएगा। मान लो ये वो फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये वो पहला पॉइंट है a, जिस a के बारे में हम यहां पे बात कर रखे हैं, और ये दूसरा पॉइंट है b। तुम बता सकते हो a, ये जो पॉइंट है a कैपिटल A, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा a कॉमा एफ ऑफ a, क्यों? क्योंकि फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो a पुट कर दो तो एफ ऑफ a आ जाएगा। सिमिलरली b का कोऑर्डिनेट b कॉमा एफ ऑफ b हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब इस लाइन को मिलाइए, एक सेकेंड है। अब इस सेकेंड का स्लोप, अब देखो यहां पे एक पॉइंट है कि नहीं c, इस कर्व के ऊपर एक c है, जहां पे ये जो सेकेंड है, ये वाला जो सेकेंड हम खींचे, मान लो इसको L1 बोल दे रहे और इसको L2 बोल दे रहे, तो L1 का पैरेलल है कि नहीं L2, L1 का पैरेलल है L2। यही बात ये भी बताना चाहते हैं। अगर तुम इस लाइन का L1 का अगर तुम स्लोप L1 का लिखोगे तो क्या होगा, सोचो, y2 माइनस y1 f ऑफ b माइनस f ऑफ a और b माइनस a। अब ये सब चीज हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा रखे हैं ये सब चीज, स्लोप लोप के बारे में। तो ये जो चीज आया है तुम्हारा L1, अब तुम सोचो पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, तो इसका भी स्लोप यही होगा। तो यही स्लोप किसका होगा, मतलब कि सेम एज ML2, लाइन 2 का भी स्लोप क्या है, यही है। तो यही बात ये बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि देखो भैया बात ऐसा है कि अगर कोई फंक्शन लेते हो तुम और वो फंक्शन a टू b में कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, तो a और b के बीच में एक ऐसा c जरूर आ जाएगा जिसमें f ऑफ c जरूर आ जाएगा जो a और b पॉइंट को
मिलाने पे जो लाइन का स्लोप बनता है वही स्लोप बनेगा उस पॉइंट पे, किसी ना किसी एक पॉइंट पे। एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक तो ऐसा होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, यही बोलना चाहते हैं। तो एलएमवीटी तो यही बोला था। अब देखो एलएमवीटी के करेस्पॉन्डिंग देख लो, सोचो एलएमवीटी का डायग्राम ऐसे ही बना था, तो ये भी एक सीकेंट है कि नहीं बताओ। और ये जो लाइन बन रहा था सी पे, जिसका स्लोप जीरो हो रहा था, तो ये भी तो इसी के पैरेलल है, बस यहाँ ए और बी बराबर था। तो इसने बोला कि देखो भैया बराबर नहीं होगा तो भी ऐसा होगा, तो इसका स्लोप चूंकि जीरो था तो इसका भी स्लोप जीरो है। इस केस में क्या होगा कि इसका स्लोप जीरो तो नहीं आएगा, बट इसके बराबर वाला स्लोप का एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा इस कर्व पे, यही बोलना चाहता है। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब चलो एलएमवीटी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरीफाई एलएमवीटी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एंड आल्सो फाइंड सी, उसी पॉइंट को भी निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे बातचीत कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। ठीक है, अब अगर तुम इस फंक्शन को देखोगे 1 से 3 के बीच में, तो इस फंक्शन का ग्राफ हम बना लेते हैं। ठीक है, अब तुमको हो सकता है कि इस फंक्शन का ग्राफ नहीं पता हो, तो अभी बता दे रहे, अभी सीख लो। देखो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, कौन सा लाइन है, y इक्वल टू एक्स, और ये डॉटेड लाइन हम खींचे इसलिए क्योंकि ये ग्राफ का हिस्सा नहीं होगा ये लाइन। ठीक है, अब इसका ग्राफ जब तुम बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, और ये वाला जो पॉइंट है ये 1 है, और ये वाला जो पॉइंट है वो -1 है। इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा 1 रख के देख लो, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -2 आएगा। ये इसका ग्राफ होता है, हम आपको बता दिए। ठीक है, हमको कहां से देखना, 1 से 3 तक, तो 3 कहीं आगे होगा, 3 कहीं आगे होगा। तो बाय ग्राफ दिस इज क्लियर दैट इन 1 2 3 दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ it is clear that f of x is continuous and differentiable in 1 2 3। ठीक है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है। तो यही दो कंडीशन तो देखना है अपने को कि एलएमवीटी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो हेंस एलएमवीटी इज एप्लीकेबल हियर। ठीक है, समझ में? तो एलएमवीटी यहां पे एप्लीकेबल है, ये आप बता सकते हो उसको, लेकिन वो बाद में पूछा है कि ऑल्सो फाइंड सी, तो सी भी निकालना है। तो नाउ फॉर सी और वैल्यू ऑफ सी, अब सी की वैल्यू के लिए तुम क्या करोगे, तो सी की वैल्यू के लिए तुम सोचो ये वाला पॉइंट कितना 1, ये वाला पॉइंट कितना है सॉरी ये पॉइंट कितना है 3। चलो 1 को देख लेते पहले, इस पॉइंट को ए बोल देते, इस पॉइंट को बी बोल देते। ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ए पे 1 पता है ना आपको, 1 पता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पता है, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 रख देंगे। और तुम देख ही रहे हो कि हाँ तुम निकाल ही चुके, 2 हो गए। और 3 पे पॉइंट कितना आएगा, तो 3 रख के देख लेंगे, तो 3 रखोगे तो 3 प्लस 1/3 9 10/3, तो ये हो गया 10/3।
ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, चलो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया 1 - 1/x²। और एफ डैश एक्स की जो एफ डैश सी याद है, तो एफ डैश मतलब इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं, एफ डैश सी निकालने के लिए क्या करोगे, 1 - 1/c²। एक्स की जगह में सी रख दी। और एफ डैश सी क्या था याद करो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो बी का काम कौन करें यहां पे, तो 10/3 - 1, सॉरी 1 नहीं 2, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और 3 - 2 इक्वल टू 1 - 1/c²। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 6 हो गया, तो 4/3 और नीचे 1 तो हटा सकते हो इसको, तो 1 - 1/c²। तो 1/c² इक्वल टू 1 - 4/3 कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से 1/, एक मिनट, माइनस इसका वैल्यू तो नेगेटिव नहीं आ सकता, लेट मी चेक, ठीक है, ठीक, y2 - y1, यहां पे 1 होगा, ठीक है। तो यहां पे 1 हुआ तो यहां पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दो तो यहां पे 2 हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा। तो 3 × 1 = 3 और 2 1/3 हो जाएगा। तो c² कितना हो गया, 3 हो गया। तो c कितना हो सकता है, ±√3। तो c इक्वल टू -√3 जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा, एंड c इक्वल टू √3 जो है वो सिलेक्ट होगा। ये फाइनल आंसर होना चाहिए। क्यों सोचो, क्योंकि ये ग्राफ से देखो 1 और 3 के बीच में ही होना चाहिए ना, रूट मतलब कि जो c की वैल्यू होना चाहिए वो 1 और 3 के बीच में ही होना चाहिए। तो 1 और 3 के बीच में √3 तो है, लेकिन -√3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव तो उधर होगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। पहले इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो इसका। तो सबसे पहले अपने को साबित करना पड़ेगा 2 से 4 के बीच में कंटिन्यूअस है। तो पहले ये देखो, इसके अंदर जो रूट के अंदर जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। बट इसमें एक लेकिन ये आ जाता है कि इसके ऊपर रूट भी है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर रूट ले लोगे तो दिक्कत आ सकता है, जहां पे वो पॉलिनोमियल नेगेटिव वैल्यू देगा। तो पहले इसका डोमेन पे बातचीत करते कि x² - 4 इक्वल टू, अगर 0 का ग्राफ बनाओगे, सोचो रूट के अंदर जो क्वांटिटी होना चाहिए वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो दिक्कत होगा। ये कहां से बोल रहे हो, डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत कर रहे हैं। तो यहां पे अब इसको फैक्टराइज कर दो, तो x - 2 और x + 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। आई होप तुमको डोमेन रेंज तो आता ही होगा, ठीक है। तो यहां पे प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव कहां है, अच्छा यहां पे इक्वल टू 0 है तो 0 भी चलेगा। तो मेरा जो फिजिबल रीजन है वो 2 से इंफिनिटी और -∞ से 2 की तरफ से,
तो यहां पे 2 से, अब मेरा जो इंटरवल है ये वाला इंटरवल है, ठीक है। तो क्लियरली f of x is positive, non-negative इन 2 से 4, 2 से 4 के बीच में अपना जो f of x है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो नॉन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो नॉन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब कंटीन्यूअस होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का रूट लोगे तो अगर पॉलिनोमियल क्या है, तो ऐसे समझो f of x एक अगर कंटीन्यूअस फंक्शन है तो रूट f of x भी कंटीन्यूअस होगा अगर f of x नॉन नेगेटिव वैल्यू वाला फंक्शन है। तो यहां पे इस इंटरवल पे अगर बात करोगे 2 से इंफिनिटी तक ये पॉजिटिव है, तो हमको तो 2 से 4 तक ही बात करना है ना, तो f of x 2 से 4 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो f of x इसके वाला रूट के अंदर जो फंक्शन है वो जो है कंटीन्यूअस फंक्शन है और पॉजिटिव भी है 2 से 4 के बीच में, तो रूट वाला भी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि हेंस f of x equal to under root of x square minus 4 is continuous in 2 से 4। ये बात समझ में आ गई। पहला जो कंडीशन था थ्योरम का वो अपन ने प्रूफ कर दिया। अगेन अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे, तो निकालो। तो f डैश x क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x। चेन रूल का इस्तेमाल कर लिए। अब ये डिफरेंशिएशन में भर भर के क्वेश्चन किए, इतना तो आना चाहिए। तो f डैश x जो हो गया वो क्या हो गया, 1/√x स्क्वायर माइनस 4। तो ये f डैश x आ गया। मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं, लेकिन 2 और 4 के बीच में कहीं इसको प्रॉब्लम तो नहीं है। तो f डैश x इज ऑलवेज डिफाइंड इन इंटरवल 2 से 4। याद करो ओपन ब्रैकेट क्यों लगा रहे, क्योंकि डिफरेंशिएबल जब हम थ्योरम पढ़ाए थे तो आपको क्या बोले थे कि क्लोज ब्रैकेट के अंदर, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है ए भी है बी भी है इस इंटरवल में, इस ब्रैकेट के अंदर कंटीन्यूअस होना चाहिए और इसके अंदर मतलब ए और बी पे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहां पे देखो 2 पे पंगा है, 2 पे तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो 2 से तो मतलब ही नहीं डिफरेंशिएबिलिटी के केस में। तो f dash x is always defined in interval 2, 4, hence f of x is differentiable, in 2 to 4। तो 2 से 4 के बीच में डिफरेंशिएबल भी हो गया, तो hence LMVT is applicable। तो अब इसका मतलब LMVT जो है वो एप्लीकेबल होगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस इंटरवल में ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला फंक्शन जो है वो इसमें LMVT अपन लगा सकते हैं। तो अब LMVT के हिसाब से अपन क्या लिखेंगे, तो फॉर वैल्यू ऑफ c के लिए हम क्या करेंगे कि f डैश x का एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि हम पहले से निकाल रखे हैं, अंडर रूट ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो गया था, यहाँ पे x भी होना चाहिए, ये वाला x, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। तो ये f डैश x हो गया, ठीक है, ये f डैश x हो गया। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है f डैश c। तो c का वैल्यू, तो f डैश c निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां c रख देंगे, ठीक है। अब f डैश c निकाल लो, तो f डैश c कैसे निकालेंगे, तो f डैश c निकलेगा तुम्हारा वो वाला थ्योरम से। तो थ्योरम क्या बोलता है कि f ऑफ b, तो b की जगह में
4 है माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 4 माइनस 2 सी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस 4। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, तो एफ ऑफ 4 निकाले कि इसमें 4 रख देंगे, तो जैसे तुम 4 रखोगे तो ये 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस 4 12 हो गया, तो रूट 12 हो गया। आई होप कुछ गलती नहीं कर रहे, फिर से रख के देख लेते। 4 16 माइनस 4 12 रूट 12, तो रूट 12 हो गया ये, और 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो गया, सी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस 4। नोट करो यार, फिर हम उधर वाला साफ करेंगे, पहले नोट कर लो। अब आइए यहाँ पे लिख लेते हैं रूट 12 अपॉन 2 इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस 4। दोनों तरफ कर लो स्क्वायरिंग, तो ये 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर हो गया, और ये सी स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल कर लेते। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3c स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको इधर करो 2c स्क्वायर और उसको उधर करो 12, तो ये 6 हो गया कि नहीं। तो c इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस रूट 6। तो अगर प्लस माइनस रूट 6 होगा तो सोचो कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए और कौन सा। c इक्वल टू माइनस रूट 6 और c इक्वल टू रूट 6, 1 2 और 4 के बीच में होना चाहिए ना नंबर, तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। देयरफॉर c इक्वल टू रूट 6 जो है वो आंसर आना चाहिए इस केस में। आई होप तुमको समझ में आया होगा, नोट कीजिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोगों को पता है कि ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटीन्यूअस है, तो 0 to 4 के बीच में तो होगा, तो वो बात लिख देना पहले, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो वो बात लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब LMVT इज एप्लीकेबल हियर। क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि 0 से 4 के बीच में वो डिफरेंशिएबल भी है, कंटीन्यूअस भी है, तो LMVT लगा सकते हैं। अब हम सीधा c का वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो क्या निकालना पड़ेगा, f डैश x। तो f डैश x कितना होगा, 2x प्लस 1। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए। अब क्या निकालना अपने को, f डैश c, तो 2c प्लस 1, जहां जहां x है वहां वहां अपन c रख देंगे। अब f डैश c कैसे निकलता है, तो वो निकलता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a से, ठीक है। अब b क्या है, इस केस में a की वैल्यू कितनी है, 0, और b की वैल्यू कितनी है, 4। तो f ऑफ सीधा हम 4 लिख दें, और यहां पे 0, और यहां 4 माइनस 0, ठीक है। अब f ऑफ 4 कैसे निकालेंगे, यहां 4 रख दो, तो यहां 4 रखोगे तो 16 4 20 19, और 0 रख दो तो -1, और ये 4 आ ही गया। 2c प्लस 1, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो ये प्लस हो जाएगा तो 20 हो गया, 20 अपॉन 4 इक्वल टू 2c प्लस 1, तो 2c इक्वल टू कितना हो गया, 5, और 1 को इधर कर दो तो -1, तो c इक्वल टू 2 आई गेस। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो 2 वो नंबर होगा जहां पे उसका स्लोप जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर अब खत्म हो गया, ठीक है। ये बहुत छोटा चैप्टर था, खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टाटा बाय बाय।